Hello everyone, my name is Deo and welcome to Big Learning Platform of the YouTube channel। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, लेक्चर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। उसमें हमने पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखा था हमने। उससे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। और नीति आयोग, योजना आयोग हमने पढ़ लिया है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इसके अलावा और जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे इस सेशन में कि हरित क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है। हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय जो योजना थी उसके बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हरित क्रांति की शुरुआत, या कहते हैं कि इसी समय हरित क्रांति का जन्म होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन हरित क्रांति के साथ। देखिए, हरित क्रांति सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। 1950 से 1950 के दशक, 1960 के दशक तक पूरे विश्व में जो है कृषि पे डेवलपमेंट किए जा रहे थे, रिसर्च किए जा रहे थे। नई नई प्रौद्योगिकी आ रही थी विश्व में। साथ ही साथ सभी विश्व के जो भी देश हैं, वो सभी देश जो चाहते थे कि देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी की जाए, उसके जो फूड जो साइकिल है उसमें समस्या ना आए, जो फूड है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए जो नेसेसरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देश अग्रणी ये रहे, उनके लिए ज़्यादा फायदा साबित हुआ हरित क्रांति। जो विकासशील देश थे, विकसित देश में तो ये समस्याएं कम ही होती हैं, आज के भी टाइम में आप देख रहे होंगे। तो विकासशील देश जो थे वो ज़्यादा वहाँ पे फायदा हुआ। पहले हम देखते हैं क्रांति होती क्या है। देखिए, जब हम लोग रिवॉल्यूशन की बात की जाती है ना, तो सबसे ही मालूम होता है कि कुछ ऐसा, किसी टाइम कुछ ऐसा हो जो कुछ समय के अंदर ही चीज़ों को परिवर्तित कर दे, चेंज कर दे, बदल दे। जैसे कि पहले किसी और तरह की व्यवस्थाएं थी, उसमें परिवर्तन आ जाए। या कुछ अगर मेटर की बात करें, या किसी कृषि की बात करें, या किसी सेवा क्षेत्र की बात करें, किसी क्षेत्र के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो उसमें अगर परिवर्तन देखा जा रहा है कुछ ही टाइम में, तो उसको क्रांति कहते हैं। जो एक कम समय में ही परिवर्तन ज़्यादा प्रदर्शित करता है ग्राफ पे, वो उसको कह सकते हैं कि क्या है, ये क्रांति है। तो वैसे ही पूरे विश्व में जो है उस समय हमारे ये अमेरिका के जो एक वैज्ञानिक थे, जो कृषि से संबंधित वैज्ञानिक थे, उनका आपने नाम जान सुना ही होगा, जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। आपको ये याद करने चाहिए, आपको याद रखनी है ये नाम। जो जो नाम बताया जाएगा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उस नाम को आप लोग याद ध्यान रखें। जो नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्होंने रिसर्च करके कुछ ऐसे सीड्स बनाए जिसकी उत्पादन क्षमता जो है था ज़्यादा था। कुछ ही एक ही पौधे में जो पहले जो फल होते थे, अब उसमें ज़्यादा फल होने लगे थे। और इसके अलावा भारत में भी इसको अपनाया गया, पूरे विश्व में इस चीज़ को अपनाया गया। लेकिन अगर कहा जाता है तो 1950 के बाद से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी पूरे विश्व में। इस क्रांति से संबंधित 1950-60 के बाद से शुरू होती है इसकी क्रांति के बाद बारे में। इसमें क्या हुआ कि जितने भी राष्ट्र थे सभी ने जो रिसर्च हुए थे, इन्होंने, नॉर्मन बोरलॉग ने जो रिसर्च किया था उसको अपने अपने देशों में अपनाया। साथ ही साथ उसी दशक में जो है कई तरह की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही थी। कृषि में टेक्नोलॉजी की डेवलप हो रही थी, जैसे कि पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल लोगों ने बढ़ चढ़ के करना शुरू कर दिया, तो उसका कृषि में भी फायदा होना ही था। साथ ही साथ अन्य तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी प्रभाव पड़ा, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण ही साबित हुआ। तो क्या हुआ कि पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व में क्रांति एक स्टार्ट होती। इसी को ही हरित क्रांति कहा कहा गया।
देखिए, सबसे पहले इस क्रांति को हरित क्रांति नाम किसने दिया था, ये हमें जानने वाली बात है, आपको भी याद रखनी चाहिए। हरित क्रांति किसने कहा? सबसे पहले इसको हरित क्रांति कहा किसने? उनका नाम था विलियम गॉड। विलियम गॉड जो थे, ये अमेरिका के अ, एक उसकी गवर्निंग बॉडी के एक अंग थे। तो वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था इस क्रांति को, हरित क्रांति इन्होंने बोला। अब हरित क्रांति का मीनिंग क्या है आपको मैं बताता चलूँ। देखिए, हरित क्रांति के बेसिकली अगर आप इसको पार्ट में डिवाइड करें तो क्या आपको मिलेगा? ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन मतलब आप जानते हैं क्या है? वैसे हिंदी में कहे तो हरा। वैसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, मतलब कि जो कृषि से संबंधित हो, है ना। तो कृषि से संबंधित का मतलब है कि उत्पादन, जहाँ उत्पादन हो रहा हो, किस चीज़ का उत्पादन, अनाज का उत्पादन ही हो रहा है बेसिकली, है ना। तो ग्रीन मतलब क्या है, इसका मतलब था हरी साग सब्जियाँ, हरी हरे प्लांट्स, हरे जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गए, मक्के हो गए। ये सारी चीज़ें जो है इसको ग्रीन के में हम समझ सकते हैं। बाकी रिवोल्यूशन क्रांति हो गई, मतलब इसमें क्रांति है, किस में आ गया, कृषि में क्रांति लाने का एक उद्देश्य था, इसीलिए इसको नाम इन्होंने दिया था क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया था, हरित क्रांति नाम दिया गया। चलिए, अब हम समझते हैं कि भारत में और विश्व में, जैसे कि अब किसी ने अभी इस क्रांति को जन्म दिया, तो कोई होगा जिसको हम कहेंगे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ड, या ये कहेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। ये सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इसको हम पढ़ते चलेंगे, बाद में प्रश्न भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, और रिवीजन के तौर पे वो भी हम करेंगे। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, 1966 से लेकर 1967 तक जो है, इस बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आपने पढ़ा होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ा होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है? देखिए, पहली तो रही 1951 से 1956 तक, दूसरी रही है 5 साल जोड़ दीजिए, 1956 से लेकर 1961 तक, और तीसरी कब तक रही है, 1961 से लेके 1966 तक। देखिए, इस बीच में आपको यहाँ समझ में आएगा, मतलब कि पंचवर्षीय योजना जो थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना हाल ही में अभी समाप्ति हुई थी। तो इसका ही देन है जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्या ही देन जो है हरित क्रांति आरंभ होती है कहाँ, भारत में। अब पूरे विश्व में जो है पंचवर्षीय योजना को, माफ करिएगा, पूरे विश्व में जो हरित क्रांति फूल फल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो भारत भारत में भी जो है कई तरह बहुत गरीबियाँ थी, भूखमरी थी। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। 1943 में, लगभग आज़ादी से पहले, बंगाल जो क्षेत्र था वहाँ पे एक भीषण भूखमरी आई, जिसमें लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग भूख से के शिकार हो गए, भूख से मारे गए। और इसका प्रभाव जो है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा। उस समय वर्तमान में जो गवर्नमेंट थी, उस समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में का जो चीज़ें चल रही थी, तो सरकार ने तो कोई खास इसमें उसको सुधारने की कोशिश तो नहीं की। तो इसका प्रभाव जो है आज़ादी के बाद तक भी दिखता है। तो उस समय सरकार को, पहले आज़ादी के बाद से सरकार को बस इतना करना था कि लोगों को जो खाने की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो भारत सरकार इसमें क्या कर सकती थी, हमारे पास तो रिसोर्सेज के तौर पे कृषि ही थी, है ना। तो कृषि में सरकार ने चाहा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़े और लोगों को की जो खाने की जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सके, बस इतना एक बेसिक ज़रूरत थी सरकार की, चीज़ों को, ये भूखमरी को कम करना। और अन्य समस्या है तो बाद में सरकार देखती ही देखती। सबसे मेन काम था सरकार का कि भूखमरी को कम करे, जो लोग मर रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग मरते जा रहे हैं, लाखों में लोगों की मौतें हो रही हैं, उसको कम किया जाए। तो सरकार ने देखा कि जब विश्व में
हरित क्रांति जो सबसे अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो भारत सरकार ने भी कोशिश किया कि हम भी उसको अपनाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है हमें MS स्वामीनाथन। देखिए, सबसे कहा जाता है कि भारत में जो जनक किसको कहते हैं, तो भारत में जनक है कौन? MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इसको आप याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन, है ना। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आप याद रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग। प्रोफेसर थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे। ठीक, तो अब हम देखते हैं आगे कि और क्या चीजें थी इसके अंतर्गत। ठीक है, उस समय जो है कृषि और खाद्य मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। इनको जो है प्रणेता माना जाता है। प्रणेता का मतलब होता है जिन्होंने अ, इसको आगे चलाया, या एक तरह से पिता के रूप में भी मान सकते हैं। तो इन्होंने ही इसको आगे चलने में मदद किया। इन्होंने इसमें काम किया, तो इसको और अच्छे तरीके से के लिए जगह बनाई, फील्ड बनाई, और चीज़ों को इन्होंने अपना योगदान दिया इसमें। MS स्वामीनाथन जो थे, देखिए, एक कमेटी बनाई थी सरकार ने हरित क्रांति अपनाने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह की योजना को अगर स्थापित करनी है देश के अंतर्गत, तो सरकार कहती क्या है कि पहले उतने स्मार्ट लोगों को इकट्ठा करके एक समिति बनाती है जो सरकार को सिफारिश करे कि हमें कैसे शुरुआत करनी है, किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा काम करनी है, किस चीज़ों पे काम हमें नहीं करनी है। तो इन चीज़ों के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन, अध्यक्ष थे। और इसलिए इस कमेटी के नाम ही रख दिया गया, MS स्वामीनाथन कमेटी नाम रख दिया गया। तो आपसे कहा जाएगा कि हरित क्रांति से संबंधित कौन सी कमेटी थी, तो आप ये याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन कमेटी। बहुत आसान है, एक ही नाम से आपको दोनों चीज याद हो सकता है। जैसे कि भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है, तो MS स्वामीनाथन। और कमेटी कौन संबंधित है, तो MS स्वामीनाथन कमेटी, आप याद रखेंगे। और फिर दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, विश्व के पिता को विश्व में हरित क्रांति के पिता किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर या कहे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ये एक्चुअली US में वैज्ञानिक थे, इतना ध्यान रखें आप। आगे प्रश्न में भी आएगा आपको, वहाँ भी और भी आपको याद करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और हरित क्रांति एक्चुअली अब किस पे बेस्ड है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अब कृषि करने के लिए पहले कोई भी व्यक्ति है, अगर कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाह रहा है, तो क्या क्या कर सकता है। वर्तमान आप खुद जानते होंगे क्या क्या करेंगे। पहले तो उसमें हम क्या करें कि उर्वरक क्षमता बढ़ाएंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ाएं, किसकी, मिट्टी का उर्वरक वगैरह इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें जो भी केमिकल्स, रसायन आ रहे हैं आजकल, जब रसायन का जब निर्माण हो गया था पूरे विश्व में, तब से इसका उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ कई तरह के जो अ, फसलों का अगल बगल जो कई तरह के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कीड़े लगते हैं, उसके लिए जो है कई तरह के रसायन आते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। नाइट्रोजन वगैरह का किसानों को शिक्षित करेंगे कि किसानों को ये जानकारी होनी चाहिए कि पौधों में के लिए क्या क्या, वाटर कितना चाहिए, मिट्टी में जो गुणवत्ता गुणवत्ता है उसको कितनी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फास्फोरस कितनी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी जो है किसानों को दिया जाएगा। ये सब चीज़ें की जाएगी। तो उस समय भी ये सारी चीज़ें की गई थी। एक चीज़ और एक्स्ट्रा क्या किया गया था कि इसमें हम बात करते हैं, जब भी हरित क्रांति की बात आती है ना, तो हमें याद रखना है कि इसमें होता है एक हाई इल्ड हाई इल्ड सीड्स का निर्माण किया गया था। और हाई इल्ड सीड्स क्या थे, देखिए, वैरायटी एक जोड़ लीजिए, हाई इल्ड वैरायटी सीड्स थे। यहाँ पे आपको बताया ही गया है। जो भी PDF फाइल, ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं बोर्ड पे, ये आपको लिंक पे PDF फाइल के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से लेक्चर पढ़ें, देखें,
और उसके बाद आपको ये जो नोट्स मिलेगा रिवीजन के तौर पे आपके पास रहेगा। आप इसी को डाउनलोड करके प्रिंट करा लें। देखिए एच वाई विड्थ क्या है, एच मतलब होता है क्या, हाई, वाई मतलब क्या होता है, एल्ड या एल्डिंग कहिए, अभी मतलब क्या होता है, वेराइटी, है ना। तो देखिए हाई मतलब अत्यधिक, उच्च, है ना। और इल्ड मतलब क्या होता है, उत्पादन, उत्पादक क्षमता जो होती है ना, ये कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये अधिक उपज वाली किस्म कह सकते हैं हिंदी में आसान भाषा में, या इसके सिर्फ मीनिंग के रूप में आपको समझना है तो आप कह सकते हैं कि देखिए हाई मतलब हो गया उच्च, इल्डिंग मतलब हो गया जो उपज होता है, हाई उपज, वैरायटी किस्म, तो वैरायटी मतलब किस्म, तो एच वाई वी स्थिर से कहे गए। देखिए इन्होंने ये जो नॉर्मन बोरलॉग जो थे ना, नॉर्मन बोरलॉग, जो आपको पिछले आपने देखा होगा, पिछले पेज पे था। तो नॉर्मल बोरलॉग जो थे, इन्होंने एक रिसर्च करके एक शीर्ष का, एच वाई वी शीर्ष का निर्माण किया। अब इसकी खूबियों के बारे में आपने बताया, आपको बताया, दोबारा बताता हूँ। देखिए एच वाई वी शीर्ष का क्या खूबियाँ थी, कि मान लीजिए कोई एक पौधा, ये धान की का फसल है, ठीक है। जो नॉर्मल धान के उस समय जो फसल होते थे, तो मान लीजिए इसमें जो फल हो रहा है, एक फल हो गया, फिर दो चार फल के तने हो गए। लेकिन ये जब सीड्स का निर्माण हो गया ना, इसमें जीन एडिटिंग किया जाता था, है ना। तो जो आज भी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चढ़ के अभी पूरे विश्व में है, तो इस सीड्स का क्या फ़ायदा ये होता था कि जो पौधे होते थे, जैसे कि मान लीजिए गेहूं या धान की अगर आप कहें कि ये पौधा है, तो इसमें अब सिर्फ चार ही फल के गुच्छे नहीं होते थे, इसमें बहुत सारे फल के गुच्छे होते थे। अब एक छोटी सी मैंने बता दूं कि ये जो फल के गुच्छे होते थे, तो अगर बड़े बड़े दाने होंगे तो ये टूटने का डर होता था। तो ये ऐसा निर्माण इन्होंने बीच में ऐसा एडिटिंग किया था कि जो फल होते थे ये छोटे छोटे, चावल जो होते थे, चावल हो गया या गेहूं होते थे, वो छोटे छोटे रूप में होते थे और अत्यधिक मात्रा में होता था। तो इससे क्या हुआ कि जहाँ उत्पादन क्षमता, मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है किसी खेत का, है ना। अब इस क्षेत्रफल में जो है, पहले अगर मैं ये कहूँ कि एग्जाम्पल बस देख लीजिए, 100 किलो टन मान लीजिए गेहूं हो रहा है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, मुझे नहीं मालूम है कितना हो सकता है क्योंकि मुझे जानकारी इस बारे में कम है। मान लेते हैं 100 किलो टन अगर यहाँ से अनाज हो रहा है, तो ये सीड्स का इस्तेमाल करने से, अगर इस सीड्स का इस्तेमाल करके अगर खेती की जाती है, तो इसमें जो है उत्पादन क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जो 100 किलोग्राम टन होता था, अब हो सकता है कि ये 1000 किलोग्राम टन हो गया, हो सकता है। तो क्या हुआ, इससे उत्पादन क्षमता बढ़ गया, ठीक है। अब उत्पादन क्षमता जब बढ़ गया, तो जो समस्याएं थी, जहाँ जिस जनसंख्या को, भारत में जो जनसंख्या थी, उसको जो खिलाने के लिए पहले मेरे पास जो 100 किलोग्राम टन ही जो अनाज हम पैदा कर पाते थे, अब हमारे पास कितना हो गया, 1000 किलोग्राम टन हमने पैदा कर लिया। तो अब समस्याएं कम होंगी, है ना, या समस्याएं ही नहीं होंगी। जो भूखमरी थी देश के अंदर, उसको हम लोग उस समस्या का निदान कर सकते थे। अब देखिए दूसरी बात क्या है, कि अब सिर्फ सीड्स, अगर ये कुछ स्पेशल सीड्स है, तो इसके अंदर भी तो कुछ, इसके कुछ कंडीशंस होंगे कि खेत में इसको जो है, अगर इसको उगाने हैं तो इसके लिए कंडीशन अलग होंगे कि इसको वाटर कितना चाहिए, ये इसके लिए कौन कौन से रसायन चाहिए, ये सारी चीज़ भी थी ही इसमें। तो सरकार ने तो इसमें जो है वाटर का मात्रा एक अलग तय किया गया था, इसमें वाटर ज़्यादा मात्रा में चाहिए था। तो हुआ क्या है कि उस समय भारत के अंतर्गत कई तरह के कृषि से भी संबंधित समस्याएं थी, जैसे कि बड़े किसान होते थे, बीच में दलाल होता था, है ना। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारत की में किसी भी क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं थी। तो क्योंकि अंग्रेजों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए ही ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी थी, जिससे उनको सिर्फ अपना फायदा हो, बाकी भारत के अंतर्गत जो सिटीजन है, जो नागरिक हो, उनसे उनको कोई खास मतलब नहीं होता था। किसानों की स्थिति सबसे बदतर थी। अब जब मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे होंगे इतिहास में, इतिहास की क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखेंगे आप,
और कई तरह की व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो समस्याएं थी, अब देखेंगे। तो उसी तरह से उस समय भी कई तरह के जो बड़े किसान थे, अब जब ये शीर्ष आए तो बड़े किसान के पास ज़्यादा पैसे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा उनके पास धन था। तो वो जो भी यहाँ पे इस शीर्ष के लिए जो भी कंडीशंस थे, उसका तो भरपाई वो कर पाते थे। जैसे कि ज़्यादा वाटर चाहिए तो पंप सेट वगैरह इस खरीद के यूज़ कर सकते थे, ठीक। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, अब उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। अब उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ भी चीज़ों को, फसलों की कटाई से लेके उसकी ढुलाई तक, उसकी साफ सफाई तक नए नए मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही उसमें भी और धन की आवश्यकता होगी। तो ये बड़े किसान कर पाते थे, छोटे किसान तो कर नहीं पाएंगे। उसके बाद अब ज़्यादा उपज है तो उसको स्टोरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए भी ये बड़े किसान ही कर पाएंगे कि रसायन की व्यवस्था होनी चाहिए। रसायन इसमें अत्यधिक अलग अच्छे अच्छे रसायन की आवश्यकता होती थी इसमें, जो उपजाऊ वो जो है मिट्टी की उत्पादक उत्पादक क्षमता बढ़ा दे, सॉरी, जो मिट्टी की उत्पादक क्षमता बढ़ा दे। तो उस तरह की भी रसायन की आवश्यकता होती थी। तो गरीब किसान कैसे खरीदेगा उसको? तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि देखिए, उत्पादन क्षमता तो बढ़ रही है देश में, ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ ही किसानों तक ये सीमित रहे तो इससे देश की समस्याएं जो है वो समाप्त नहीं की जा सकती है। तो सरकार ने क्या किया कि कई तरह से सब्सिडियां देना शुरू किया सरकार ने किसानों को। सरकार ने किस सब्सिडी दिया कि रसायन खरीद पाए। रेडियो के माध्यम से, अन्य संचार के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने की कोशिश की गई सरकार द्वारा कि किसान को जो भी मिट्टी के बारे में, उसके खेत के बारे में जो जानकारी है उसको उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। उसके बाद किसानों को रसायन से संबंधित जानकारी दी गई कि आपको खेत में क्या होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को सरकार ने ध्यान दिया, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और बता दी, एक डायरेक्शन और है इसमें। जैसे कि देखिए, जब हरित क्रांति आई तो उत्पादन क्षमता तो बढ़ा। सरकार तो यही चाहती थी कि देश के अंतर्गत जो है गरीबी कम हो जाए, भूखमरी मेन समस्या थी, भूखमरी भूखमरी से लोग मरते थे। तो उसकी उस समस्या के निदान के लिए सरकार ने हरित क्रांति को अपनाया। लेकिन भारत में जो है सबसे ज़्यादा उपज अगर कहा जाए तो गेहूं पे हुआ, उसके बाद धान पे हुआ, है ना। तो चावल का उत्पादन क्षमता बढ़ गया, गेहूं का भी उत्पादन क्षमता बढ़ गया। शुरू शुरू में तो देखा जाता है कि पंजाब जैसे जो ज़्यादा विकसित राज्य थे, यहाँ पे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखता है हरित क्रांति के पहले चरण में, है ना। तो पहला चरण जो चलता है वो 1960 से लेकर 1970 का चरण होता है, इसको हम देखेंगे। और दूसरा चरण जो होता है 1970 से लेकर 1980 के बीच का चरण होता है ना। तो पहले चरण में जो है हरित क्रांति कुछ राज्यों तक ही सीमित रह जाता है और साथ ही साथ कुछ किसानों तक ही सीमित रहता है। अब जैसे देखिए, आंध्र प्रदेश, पंजाब, साउथ के एक आध दो राज्य अब देख लें, तो इन राज्यों में पहले से ही शिक्षाएं भी आगे थे और लोग डेवलप भी थे। यहाँ के किसान थोड़ा शिक्षित थे, तो इन्हें मालूम था कि चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा दिखता है यहाँ पे। और सरकार ने उस समय तक ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं था कि और अन्य राज्यों में जो किसान थे उनको शिक्षा भी कम थी, साथ साथ वो गरीब भी थे। तो उनको सरकार ने सब्सिडी तो बाद में देना सरकार ने शुरू किया ना। तो पहले जो चरण था, पहले चरण में 1970 तक जो चला हरित क्रांति के, उसमें तो खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 1970 के बाद फिर भी लेकिन बहुत डेवलपमेंट दिखता है अपेक्षाकृत पहले का जो उत्पादन क्षमता थी उससे। फिर 1970 के बाद से सरकार ने इस सारी समस्याओं को जो देखा है कि क्या क्या समस्याएं देश के अंतर्गत है, तो उस पर भी सरकार ने काम किया और हरित क्रांति को 1970 के बाद से और ही अच्छे तरीके से लागू हुआ देश के अंतर्गत। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, कि अधिक उपज वाली किस्में जो HYV, आप याद रखें HYV जो सीड्स हैं, इसको आप याद रखें कि एग्जाम में आता है कि हरित क्रांति के अंदर, जो हरित क्रांति के अंतर्गत कौन सी किस्म की बीज थी। तो आप याद रखें HYV, याद रखें, एग्जाम में आएगा, आपको याद रखना है। ओके, और इसके जन्मदाता कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग, याद है। बहुत महत्वपूर्ण ये नाम है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट पेज।
नॉर्मल बोल लो। ठीक है। देखिए, इस इन बीजों में कीड़ों और अन्य रोगों से लड़ने के लिए एक बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। ठीक है। इन बीजों की एक और विशेषता होती है, यह है कि इन बीजों को सिंचाई की कम जरूरत होती है। अब उस समय जो है सिंचाई के लिए किसानों के पास उस तरह की व्यवस्था ही नहीं थी। क्योंकि देखिए, आप आज के डेट में हम देख सकते हैं सरकार ने कई तरह की परियोजनाएं लाई हैं, जिसे नदियों से नहरों को जोड़ा। जहाँ पे पानी ऊपर मौजूद नहीं था, जिन क्षेत्रों में, वहाँ भी सरकार ने जो है पानी उपलब्धता कराई किसानों के लिए कि सिंचाई की जा सके, उत्पादन क्षमता बढ़े। लेकिन उस टाइम में जो है इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। अभी देश तुरंत ही आज़ाद हुआ था, 10 से 20 साल हुए थे। तो इस बीच में क्या हुआ कि सिंचाई के लिए उस तरह के प्रबंध इतने कम समय में करना मुश्किल था। तो इसमें भी फायदा हुआ कि इस जो ये बीज था, HYV जो वैरायटी के जो बीज थी, सीड्स थे, इसको कम वाटर चाहिए होता। इसका एक समस्या भी होता है कि जैसे कि हरित क्रांति के बारे में लोगों ने ज़्यादा नहीं जान पाया, बहुत किसानों नहीं जाने, तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले जो वाटर जितना अपने खेत में डालते थे, उतना ही वाटर इसमें भी डालने लगे। तभी तो कहा जाता है कि भारत में जो है हरित क्रांति एक तरह से पूरी तरह सफल प्रक्रिया नहीं थी। उत्पादन क्षमता तो बढ़ा, लेकिन पूरी सफल नहीं हुई क्रांति, है ना। क्योंकि किसानों को ज़्यादा मालूम नहीं था, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाले और क्या हुआ, फसल खराब हो गए। उत्पादन क्षमता क्या बढ़ना, क्या कि वहाँ को तो फसल ही नहीं हुए। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। इन इन बीजों में क्या है कि कीड़े वगैरह नहीं लगते थे। अभी एक तरह का मॉडिफाइड बीज थी, तो इन सारी चीज़ों को बोरलॉन्ग ने ध्यान में रखा होगा। और इस चीज़ जो पौधे होते थे, इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते थे। पहले क्या होते थे कि 1 किलोमीटर में अगर खेती की भी जा रही है, तो कितने तो किसी सीजन में होता ही नहीं था। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के अंतर्गत जो है आज भी है जो है मानसूनी मानसून पे डिपेंड रहता है किसान हमारे यहाँ, ना। जो मानसून आता है, जून से शुरुआत होती है मानसून की, तो उस जो बारिश होती है तो उस पर जो है खेत में बुआई होती है। तो ये भी कई बार जो होता है, कई तरह का मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, है ना। पूरे विश्व में जो है मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसका भी हम ऐसे ही, यहाँ से तो मौसम परिवर्तन हो नहीं रहा है, 100 साल से भी हो ही रहा है। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी, नए नए मोटर व्हीकल आएंगे, नए नए मशीन इंजन आएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन बढ़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग तो होना ही है। तो इस कारण जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, तो बारिश वगैरह की समय जो टाइमिंग है इधर उधर चेंज होगा। आज भी दाद तो आप देख ही पा रहे होंगे आज के टाइम में। अगर आप दिल्ली जैसे राज्यों में रह रहे होंगे, सॉरी, दिल्ली जैसे क्षेत्र में रह रहे होंगे, यूटीज में, या और बड़े बड़े शहरों में रह रहे होंगे, तो वहाँ भी देखते होंगे कि बारिश की स्थिति जो है देख ही रहे होंगे। तो इस कारण भी जो है समस्याएं होती थी उस समय। तो सरकार को इसमें जो है इन बीज का रुपाई करने से किसानों को समस्याएं कम होती थी। तो ये भी एक कारण था कि उत्पादन क्षमता बढ़ा हरित क्रांति के अंतर्गत। अब देखिए, हमने इतना कुछ देखा, पढ़ा हमने, हरित क्रांति में लगभग हमने पढ़ लिया है। जो महत्वपूर्ण बातें थी आपको बता दी गई है। प्रश्न अगर आएंगे तो इसके अंतर्गत ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। कुछ रिवीजन हम कर लेते हैं प्रश्न को देख के। आसान से प्रश्न है, और ये आप खुद भी रुक के वीडियो को पॉज करके खुद पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर हमारे आंसर से अपने आंसर मिलाएं। देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपको बताया हूँ, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। अब ये कोई ना कहे कि MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन नहीं थे, ये तो दोनों थे ही नहीं। यह तो बात ही हटाइए। अब MS स्वामीनाथन कहाँ पे किसके लिए थे? MS स्वामीनाथन भारत के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो ये याद रखें, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में पिता के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। एंड MS स्वामीनाथन नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत के अंदर जाने जाते हैं, है ना। देखिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? एक छोटा सा प्रश्न है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, ये थे मैक्सिको के। आपको पहले बता दूं मैं, मैक्सिको के थे। लेकिन ये जाके जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिक थे। तो अब अपने हिसाब से लगाए, जब प्रश्न कुछ आए तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही लगाए। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। क्योंकि ये भले ही मैक्सिको के थे, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ नॉर्मन बोरलॉग का जो पूरा जीवन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बीता। क्योंकि यहाँ पे ही वैज्ञानिक थे, और यहीं पे रिसर्च, जो हरित क्रांति की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। कहाँ से होती है? USA से होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
यहाँ से शुरुआत होती है हरित क्रांति की। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका ही मानेंगे इस प्रश्न में आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं। नॉर्मन के बारे में थोड़ा आप जान लें क्या होते हैं। देखिए, नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग पूरा नाम था इनका। ये एक नोबेल पुरस्कार भी विजेता थे। इनको मिला गया था, किसे मिला गया था? अमेरिकी एक कृषि विज्ञानी भी थे इन्हें। अमेरिका में थे, इसीलिए मैं कहा हूँ कि इस प्रश्न में क्या है, अमेरिका ही आंसर होना चाहिए। देखिए, अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे ये। अमेरिका के कृषि विज्ञानी थे ये। इन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है, आप जानते हैं, बताया गया है आपको। के बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए, ये नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में आप जानते हैं, ही बताया हूँ, MS स्वामीनाथन, याद रखें। ये कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, देखिए, MS स्वामीनाथन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अब हरित क्रांति के पिता के बारे में जब जानते हैं कि ये MS स्वामीनाथन है, तो इनके बारे में थोड़ा जानना हमें जरूरी भी होता है कि क्या है ये क्या इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जानना चाहिए। देखिए, MS स्वामीनाथन जो है पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। जेनेटिक वैज्ञानिक आप जानते हैं, है ना, जो जीन से संबंधित जो रिसर्च करते हैं वो जेनेटिक वैज्ञानिक होते हैं। अब जीन क्या होता है उसको आप साइंस की क्लास में पढ़ेंगे। किसी भी तरह के जीन ट्रांसफर होते हैं। अब जीन कहाँ होते हैं? जगह एन ए DNA वगैरह जब पढ़ेंगे आप ना, तो उसमें चलिए आपको दिखेगा, टेक में पढ़ेंगे आप। 1966 में मैक्सिको को के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इन्होंने ही किया था। क्या किया था? देखा था विश्व में अब हरित क्रांति हो रही है। नॉर्मन बोरलॉन्ग ने जो रिसर्च करके जो शीर्ष बनाया था, तो उन्होंने में क्या किया कि उसी चीज़ को देख के उसी शीर्ष को ला के अब भारत में रिसर्च करके यहाँ के जो बीज हैं उसमें जीन में ट्रांसफ़र करके और यहाँ उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। देखिए, उन्हें वैज्ञानिक और अभियांत्रिक के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म विभूषण सम्मान भी इनको दिया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित है ये। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब चीज़ें आप, पद्मश्री अवार्ड, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये आप किसके बारे में अगर करंट अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मिलेगा, पढ़ा ही होगा आपने, जानते होंगे, इसके बारे में सुना होगा। हर जैसे कि अभी 15 अगस्त ख़त्म हुए हैं, 26 जनवरी आता है, तो इस बार देखिए एक साल में 2 बार इस तरह के सम्मान दिए जाते हैं। तो इसको आप देखें, पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। इनको भी क्या पद्म विभूषण दिया गया था, किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया गया था। कृषि के ही से संबंधित काम करते थे। देखिए, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? आप इसमें सबसे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, देखिए बिहार तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि बिहार इतना, आज के डेट में भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में आता है। तो इसमें सब, ये देखिए, ये तीनों के तीनों राज्य जो है ना, ये डेवलप थे उस समय भी। इसमें सबसे था पंजाब। पंजाब जो है सबसे, पंजाब राज्य को चुना गया था। और पंजाब राज्य में डेवलपमेंट जो है, उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा बढ़ा था। आज भी देखते होंगे कि गेहूं वगैरह का उत्पादन पंजाब में ज़्यादा होता है ना। तो ये हो गए हमारे प्रश्न के आंसर। हमारा नेक्स्ट है, देखिए, हरित क्रांति समाप्त होता है। थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में समाप्त करते हैं, 2 लाइन और पढ़ के इसके बारे में। सरकार ने हरित क्रांति शुरू किया उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। अब साथ ही साथ इसमें रोजगार भी बढ़ गया। कैसे रोजगार बढ़ा? देखिए, जब उत्पादन क्षमता बढ़ा देश के अंतर्गत, उत्पादकता बढ़ गई खेतों में, तो पहले जितना उत्पादन होता था धान गेहूं या किसी भी अनाज का, अब ज़्यादा होता था। अब खेत में कटाई के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती थी, मान लीजिए 100 लोग पहले ही काटा, बहुत बड़ा खेत है किसी किसान का, बड़ा किसान है, उसके बाद बहुत ज़्यादा खेत है, ठीक। अब उसमें पहले वो जो कटाई के लिए मान लीजिए 50 लोगों को ले जाता था, है ना। अब जो है उत्पादन क्षमता बढ़ गया, तो अब 50 लोग तो उसको कम टाइम में काट नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक। अब तो ये नहीं ना कि 1 साल तक काटते ही रहेगा किसान, क्योंकि एक एक अनाज की जब कटाई हो जाती है तो दूसरे अनाज का भी रुपाई होना होता है ना। तो अब 50 लोग पहले आते थे, अब 100 लोग का जरूरत पड़ गया। ये तो हो गया कृषि से संबंधित। देखिए, अब जब हरित क्रांति देश के अंतर्गत आई, जब अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो इसमें जो है कई तरह के डिमांड बढ़ने लगे इंडस्ट्री में भी। अब देखिए, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ किसी खेत में, अब किसान के पास वो गेहूं गया, किसान ने अपनी जरूरत पूरा कर लिया, सरकार के पास वो गेहूं गया, सरकार, किसानों ने सरकार को बेच दिया। अब सरकार जो है, या किसान को ही देख ले, किसान ने तो कुछ
जो व्यापारी था उसको तो बेच दिया, पूरा का पूरा गेहूं बेच दिया। व्यापारी से समझते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, सरकार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसका मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा चीज़ें। मान लीजिए व्यापारी ने किसान से कुछ गेहूं खरीद लिया, ठीक है। अब उस गेहूं को क्या करेगा वो? अब उस गेहूं को कुछ क्षेत्रों में या तो बेच देगा या सीधे इंडस्ट्री के पास बेचेगा। अब इंडस्ट्री क्या करेंगे, इसमें कोई कंपनी है, वो क्या करती है, ब्रेड बनाती है या बिस्किट बनाती है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। अब जब एक तरह से कंपनी इंडस्ट्री के लिए जो है गेहूं जो है कच्चे माल की जो जो है, और जब किसी भी इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल ही नहीं था, जब पहले हरित क्रांति के पहले, तो इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ करती है ना। तो इसलिए जब ये गेहूं वगैरह का उत्पादन जब बढ़ने लगा, या चावल वगैरह का उत्पादन जब बढ़ने लगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा। और जब इंडस्ट्री आएगी किसी भी देश में, तो रोजगार तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। ये तो एक एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन हो गया। अब तीसरा डायमेंशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रोजगार कैसे बढ़ा देश के अंदर। मान लीजिए कृषि क्षेत्र में अब उत्पादन ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ज़्यादा उत्पादन है तो उसको सिर्फ जुताई के लिए, अब जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा प्लॉट है उसको जुताई के लिए तो 6 2 महीना 3 महीना लग जाएंगे जुताई करने के लिए, अगर ये मवेशियों का इस्तेमाल किया जाएगा तो, है ना। पहले तो मवेशी, जो गरीब किसान थे मवेशी का ही इस्तेमाल करते थे, ट्रैक्टर वगैरह तो नहीं था ना उनके पास, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे के होते थे, बड़े किसानों के पास होता था। तब क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया कि सब्सिडी वगैरह देना शुरू किया, कम इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू किया। तो जब लोन देना शुरू किया तो किसानों ने क्या किया कि ट्रैक्टर वगैरह खरीदना शुरू कर दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि कुछ इंडस्ट्री ऐसे थे भारत के अंदर, जो वो लोग, उन लोगों ने क्या किया कि इंजन का बनाना, इंजन का उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब जब इंजन का उत्पादन होना शुरू होगा, इंडस्ट्री तो ग्रोथ हो ही रही है साथ ही साथ, और रोजगार बढ़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो हरित क्रांति ने सिर्फ उत्पादन ही क्षमता नहीं बढ़ाई देश के अंतर्गत, इसने रोजगार भी दिया लोगों को। जो लोग अधिक मात्रा में जो बेरोजगार थे, बहुत, भारत जैसे विकासशील देश, सिर्फ भारत ही हम बात नहीं कर रहे हैं, और भी अफ्रीका के देश थे, और भी अगल बगल जो एशिया के मुल्क रहे थे उस समय, जो विकसित नहीं थे, अभी विकासशील देश थे, वहाँ भी रोजगार बढ़ा, वहाँ भी भूखमरी खत्म हुई हरित क्रांति से, है ना। तो ये तो आप हम समझ लिए, इससे ही हम, अब हरित क्रांति हमने समझ लिया है। आपको और कोई समस्या हो इस हरित क्रांति के अंदर अंदर, तो आप हमें कमेंट से पूछिए, आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में भी बताया जाएगा, है ना। अब हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। देखिए हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, तो ये दो चीज़ों को आप पढ़ेंगे, है ना। इसलिए हम इस पे ही रहें। बाकी श्वेत क्रांति, पीलित क्रांति, नीली क्रांति, ये जो है, इसके बारे में हमने एक आध दो प्रश्न इसमें लिखा है हमने, इसको देख लिया जाएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भी कुछ होगा इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से तो हम लोग उसमें देंगे। बाकी आप भी कमेंट करके हमें बताएं कि क्या पढ़ाना है, क्या समस्या है, कोई डाउट है तो हमें बताएं, आपकी समस्याओं का निदान यहाँ पे होगा। और हरित क्रांति ऐसा एक टॉपिक है, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग, पेट और अन्य एग्जाम, एसएससी जैसे हो गए एग्जाम, जो भी जीएस से संबंधित एग्जाम होते हैं ना, उसमें इसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो अब हम पढ़ते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या था? देखिए श्वेत मतलब क्या है, सफ़ेद, वाइट, वाइट रिवोल्यूशन ही आया था। सीधे आपको बता दूं कि देखिए सरकार ने कहा है कि अब देखिए कृषि में हमने तो उत्पादन क्षमता हमने बढ़ा लिया, हरित क्रांति आ गई। अब कृषि का ही पार्ट होता है मवेशी वगैरह के बारे में, हस्बेंड जो होता है ना, पशुपालन जो होता है, ये भी एक कृषि का पार्ट ही होता है। तो सरकार ने कहा कि सोचा कि देश के अंतर्गत जो है हम बेबी फूड भी नहीं, बेबी बेबी फूड का भी जो है ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी हम भारत से मंगाए, अमेरिका जैसे देशों से हमें आयात करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है सरकार ने सोचा कि देश के अंदर ही हम मवेशियों का मवेशियों का पालन करें, उनका जो दूध उससे मिलता है हमें, उसका हम लोग संरक्षित करें, और देश के अंतर्गत उससे कई तरह का डेयरी बनाया जाए, अन्य अन्य जगहों पे उसको बेचा जाए। रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोगों की जो जरूरत है वो भी पूर्ति होगी, और देश क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। जैसे कि आपने लगभग 7 से 8 योजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता के बारे में देखा था कि भारत सरकार जो है, योजना आयोग जो है, इस पे ज़्यादा कोशिश करती थी कि योजनाओं में आत्मनिर्भरता आए और देश जो है आत्मनिर्भर बने। तो हम देखते हैं श्वेत क्रांति के जो है, नाम एक याद रखें आप, वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक थे, वर्गीज कुरियन, यही महत्वपूर्ण बात है इसमें, आप याद रखें। और इन्होंने देश में दूध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल, आपने अमूल के दूध भी खा रहे होंगे आज के टाइम में, पनीर भी खा रहे होंगे, चीज़ खा रहे होंगे, और भी सारी चीज़ें प्रोडक्ट जिसके बनते हैं अमूल की, तो आपने देखा होगा, खा रहे होंगे, है ना। तो अमूल जो है भारत की सबसे पुरानी कंपनी है,
जो डेयरी से संबंधित है ना। तो आप इसको याद रखें, इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले, जैसे चेयरमैन वर्गीज कुरियन को भी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे जो है श्वेत क्रांति के जनक इनको माना जाता है। और देश के अंदर जो है डेयरी के एस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी इन्होंने योगदान दिया। तो इसलिए इनको इनको ही जो है इसका चेयरमैन बना दिया गया। अब कई बार आपने देखा होगा, सिलेबस में देखा होगा, प्रश्न में पूछा भी जाता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड ऐसे सुनने में तो नाम ऐसा लगता है कुछ दूसरे मतलब ही नहीं होगा, लेकिन आप इसको ध्यान रखें, याद रखें। बहुत लड़का लोग को गलत जवाब दे देते हैं इसके नाम पे जाके। जो जो श्वेत क्रांति थी ना, इसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये श्वेत क्रांति ही है, इसको ही ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। देखिए, ये जो वर्गीज कुरियन थे, इनको एनडीडीबी का भी जो है चेयरमैन बनाया गया। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब देखिए, अब सरकार ने क्या किया कि लगभग शुरू शुरू में तो कुछ राज्यों में ही डेयरी का जो है स्थापना की गई थी। अमूल का ही डेयरी था, अमूल नाम से ही कंपनी शुरुआत हुआ, और इसके कुछ ब्रांचेस बनाए गए पूरे भारत में, कुछ राज्यों में बनाए गए। और धीरे धीरे बाद के समय में अगले दशक में सरकार ने और भी राज्यों में, सारे राज्यों में कोशिश की कि यहाँ भी जो है अमूल का डेयरी जो है बनाया जाए। अब देखिए, जो डेयरी अब संख्या इसकी जो सिस्टम जो है व्यवस्था बढ़ती गई, तो सरकार को चाहिए था कि इसको भी रेगुलेट करने के लिए, इसमें नियंत्रित करने के लिए, इसके नियमन बनाने के लिए कुछ अलग से स्वतंत्र बॉडी हो, है ना। तो इसके लिए सरकार ने बनाया था, एक बॉडी बनाई। क्या नाम था इसका? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी। और इसके चेयरमैन भी रहे थे, कौन रहे थे? वहीं वर्गीज कुरियन। देखिए, ये 3 पॉइंट से महत्वपूर्ण हो जाता है ये नाम वर्गीज कुरियन। कैसे? एक तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है भारत के अंदर, है ना। दूसरा, अमूल जो कंपनी है, जो डेयरी है, उसके ये जो पहले चेयरमैन भी थे, है ना, अध्यक्ष थे, मतलब इनको ही बनाया गया था। अमूल कंपनी का स्थापना की थी इन्होंने, तो इसलिए इनको बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था। और तीसरा क्या था? तीसरा है कि ये एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया था। इन्हें ये याद अब याद रखें, ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। आर्किटेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। आर्किटेक्ट के रूप में इसलिए कहा जाता है जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में अपना योगदान दिया हो, जो जिसने बनाया बनाया हो, है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने वालों को आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो ये इन्होंने इसको बनाया था। क्या क्या इसमें चीज़ें होनी चाहिए, इन्होंने बस सरकार को सजेस्ट किया था। आगे हम देखते हैं, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना था। आप जान के पीछे बताया गया, इसे 1970 में लॉन्च किया गया था। ये डेट याद रखें। हरित क्रांति की अगर बात मैं करूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये आप याद रखें 1960 से लेके 1970। देखिए, मोटा मोटी तो इसे कहा जाता है 1966 67 में यूज शुरुआत हुआ, 68 तक हुआ है। लेकिन एक इसका चलता है 1960 से लेके 1970 तक पहला चरण चलता है, और दूसरा चलता है 1970 से लेके 1980 तक, है ना। और सारी चीज़ों को बता दिया गया, और ये चलता है 1970। मतलब हरित क्रांति के बाद से या इसके मध्य से ही सरकार ने इधर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था, है ना। इसकी शुरुआत भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने की थी। ये चेयरमैन कौन है हमने अभी बताया हूँ। चलिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, श्वेत क्रांति जो है ना, जैसे कि हरित क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण था, इससे सरकार की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो गई। लेकिन इसके ही अंदर में जो है सरकार ने, अब देखिए, दूध का उत्पादन में अलग से कोई कृषि तो नहीं है ना, कृषि का ही इसको पार्ट माना जाता है। जो पशुपालन होता है ना, ये कृषि का ही पार्ट होता है। शुरू शुरू में तो जैसे कि कृषि के ही में ही पार्ट, क्या कृषि ही मानी जाती है। जैसे कि अगर मवेशी नहीं है किसान के पास, तो वो खेती कैसे करेगा जब इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे कि ट्रैक्टर हो, आज उससे भी विकसित मशीनें आ चुकी हैं जो खुद कटाई करती हैं खेतों में जाके। तो उस समय तो इस तरह की मशीनें थी नहीं ना। तो जब नहीं थी तो किसान क्या करता था? ये जो मवेशियाँ थी, मवेशियों से का ही सहारा लेके बैल, गाय, भैंस, इन सब के सहारे से ही खेत की जुताई करती थी, है ना। तो जब जुताई करती थी तो ये तो कृषि के ही पार्ट हो गए ना। लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया कि जब विश्व में कहा कि टेक्नोलॉजी जब डेवलप होने लगी, तो एक तरह से इसका पार्ट बनाया गया कि जो है दूध उत्पादन भी कृषि का ही भाग है। लेकिन जो है
पशुओं का पालन जो है ये भी कृषि का पार्ट होगा, एक पार्ट के रूप में पढ़ना शुरू हमने कर दिया और जानने भी लगे, है ना। तो इसलिए श्वेत क्रांति कुछ कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसके बारे में, जितनी जानना है आपको बता बता दिया गया है। यहीं से प्रश्न आना होगा तो आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके रिवीजन के लिए हमने कुछ प्रश्न नहीं यहाँ पे रखे हैं, आप देख लें एक बार। आप वीडियो को पॉज करके खुद पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद अपने आंसर का मैचिंग करें हमारे आंसर। देखिए, श्वेत क्रांति के जनक निम्न में से कौन है? पहले ही आपको दिखता है, बता दिया गया है। देखिए, एम एस स्वामीनाथन तो होंगे नहीं, क्यों भाई? ये तो हो गए हमारे कौन, हरित क्रांति के लिए, तो ये तो नहीं होंगे। ओके, हीरालाल चौधरी तो नाम सुना ही नहीं होगा। नॉर्मन बोलो और लोग, ये भी नहीं होगा, क्यों भाई? ये तो विश्व में इनको कहा जाता है ना, ये भी हरित क्रांति क्रांति से संबंधित है, ये विश्व में इनको विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, तो ये भी नहीं होंगे, तो यही हो गया आंसर। अब वैसे भी जब आपको याद होगा तो ये आपको ये सही इधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वर्गीज कुरियन कौन थे? यही थे, श्वेत क्रांति के जनक रूप में जाना जाता था। दूसरा है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? देखिए भाई, नीचे देखिए, अंडा उत्पादन नहीं भाई, समुद्र और नदी नहीं, नदी परियोजना नहीं, दुग्ध उत्पादन है, ठीक है, तो ये है, ये सब तो होगा ही नहीं, तो ये है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या है, रजत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ये अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में बस प्रश्न के तौर पे ही आप इसको पढ़ ले। इससे संबंधित कुछ खास आपको देखने की आवश्यकता नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर ज़्यादा और भी आवश्यकता होगा तो और भी चीज़ें आपको आगे के सेक्शन में पढ़ाया जाएगा, सेक्शन, है ना। तो आज ये प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें, रजत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? रजत क्रांति देखिए, दूध उत्पादन से तो हमने पढ़ लिया, कौन था? दूध उत्पादन तभी पढ़ा हमने, श्वेत क्रांति। अब ये देखिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रश्न में आंसर सेट किए गए हैं। रजत सिल्वर के उत्पादन से नहीं भाई, मसाला उत्पादन से एकदम नहीं, क्या है, अंडा, ये याद रखें, क्या उत्पादन से। दो चार बातें हैं आपको याद रखनी है, याद रखनी। सीधे प्रश्न, सीधे प्रश्न आते हैं, कहीं घुमाने उमाने की बातें नहीं। आपको याद है तो सीधे लगाएंगे, नहीं याद तो घूमते रह जाएंगे। पीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, पीली क्रांति, अब पीली सीधे आपको याद रहे कैसे, तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन, आपको एग्जांपल देता हूँ, तिलहन उत्पादन क्या होता है? तिल, ये जैसे खेत वगैरह में जो आपने देखा होगा सरसों पीली होती है ना, तो सरसों का कलर क्या होता है? पीली होती है, तो उससे याद रखे। और उससे तेल भी तो बनता है ना, इसलिए वो तिलहन में आता है ना सरसों, तो उसको याद रखे। इससे क्या होता है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? निम्न में से किस? नदी परियोजना नहीं है भाई। झींगा मछली उत्पादन, मसाला उत्पादन, ये भी नहीं होगा। देखिए, झींगा मछली उत्पादन और मछली उत्पादन, जब बात की जा रही है नीली क्रांति, अब मैं कह रहा हूँ मछली उत्पादन, जब मछली उत्पादन के अंदर में झींगा उत्पादन भी तो आ ही जाता है ना, झींगा भी तो मछली उत्पादन, मछली होती है ना। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब मछली उत्पादन, तो फिर झींगा उत्पादन सिर्फ एक प्रकार के मछलियों के बारे में, उत्पादन के बारे में कोई व्यक्ति क्यों कहे? कोई ऐसा थोड़ी ना करे कि सिर्फ झींगा का उत्पादन करेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आंसर क्या है इसमें? मछली उत्पादन। कहेंगे आप दिमाग भी अप्लाई करें ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? मछली उत्पादन। इसको मैं अवगत करने के लिए आप एक थोड़ा सा बता दूँ आपको। ठीक है, नीली क्रांति, समुद्र में आप देखते होंगे पानी कैसा होता है उसका, नीला। समुद्र में ज़्यादा मछलियाँ भी तो होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, कई तरह के विविधताएँ आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे, मछलियों से संबंधित, है ना। तो वाटर जो आता होता है समुद्र का, वो नीला होता है। तो इससे याद रखें कि नीली क्रांति किसे था? तो मछली उत्पादन। सरकार आज भी देखिए, कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि सरकार मछली उत्पादन, बिहार में देखा होगा आपने, न्यूज़ पढ़ा होगा, सरकार क्या कर रही है कि लोगों को कुछ लोन वगैरह मुहैया करा रही है कि ताकि लोग मछली उत्पादन करें ज़्यादा, और मछली उत्पादन बढ़े तो एक तरह का वो भी व्यवसाय और रोजगार पैदा करेगा देश के अंदर। तो हमने हरित क्रांति पढ़ा, जनक उनके बारे में पढ़ लिया, है ना। स्वामी भारत में हरित क्रांति के पिता कौन, जनक कौन माने जाते हैं या पिता कहें तो एम एस स्वामीनाथन। एनडीडी वगैरह के बारे में हमने देखा, श्वेत क्रांति हमने पढ़ा। इन सारी चीज़ों का आप रिवीजन करें, जो भी समस्याएं हो आप हमें कमेंट में बताएं। जो भी पढ़ाया गया आपको, इसका पूरा पीडीएफ आपके नीचे लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करें और रिवीजन करें, है ना। आज के लिए इतना ही।